पहाड़ों की रानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूं आपके जाने पहचाने कार्यक्रम द रिज शो पर। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। हमारा आज का विषय है स्वास्थ्य परमो धनः, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य परम धन है। ऐसा भी कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन कैंसर से संबंधित जागरूकता लोगों में फैलाई जाती है। आज हम लोगों के बीच जाकर उनसे जानने का प्रयास करेंगे वो किस प्रकार अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं और किस प्रकार की सावधानियां वो बरतते हैं। चलिए चलते हैं जी। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं आज जो है हमारी यूथ को, हमारी जो जनरेशन है उसको फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो पहले कभी 60s में आती थी वो अब यूथ में भी प्रिवेल कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, अदर और कैंसर बहुत बढ़ गया है। ये सब चीज़ें ज़्यादा पॉपुलेशन में आ गई हैं अब जी। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो इनके क्या कारण आपको देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो इन बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं? जो हम फूड के साथ केमिकल्स का इंटेक है वो बहुत बढ़ गया है। लाइफस्टाइल चेंजेस, जंक फूड, सेडेंट्री लाइफ, यही है कॉजेज़। बाकी थॉट प्रोसेस, लोग ज़्यादा सोचने लगे हैं, काम कम कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, गाड़ियों का यूज़ ज़्यादा है और सोचना ज़्यादा बन गया है। उससे स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ हैं लोगों के पास जी। तो जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो एक बड़ा कारण है इन सभी प्रॉब्लम्स का। तो क्या सॉल्यूशन आप इनके लिए सजेस्ट करना चाहेंगी? फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, जहाँ तक हो सके शॉर्ट डिस्टेंसेस में वॉक करें। पहले लोग करते ही थे और सभी को वॉक ज़रूरी है। मॉर्निंग करें, इवनिंग करें, और हिमाचल में तो वॉकिंग इज़ प्रिविलेज। पर आजकल देखते हैं हम डोर टू डोर, अब तो गाड़ियों का इतना चलन है कि चलना तो दूभर हो गया है। तो ऐसे में किस प्रकार हम अपनी जो वॉकिंग है उसको मेंटेन रख सकते हैं, किस प्रकार अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं? गाड़ियाँ हैं तो उसको ऐसे ना लें कि हमें हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए गाड़ी ही निकालनी पड़े। गाड़ी कम यूज़ होने से अपना भी फ़ायदा है, एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा है। रोड्स पर आप देखें ट्रैफिक जैम है, उससे कार्बन सारा ट्रैप रहता है, पॉल्यूशन, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो वॉकिंग तो ये शुड ऑलवेज़ बी प्रेफर्ड। इन चीज़ों से दूर रहें तो जितना हो सकता है, जहाँ ज़रूरी है वहीं यूज़ करें, जितना हो सकता है इनको अवॉइड करें जितना पॉसिबल। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने फिट लग रहे हैं, तो आप अपने हेल्थ रूटीन में क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप और लोगों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे? हेल्थ रूटीन जैसे हम पहाड़ से यहाँ चलना काफ़ी हो जाता है, तो चलने से काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती है। दूसरा, गांव से तो इतना ज़्यादा बाहर का खाना मिलता नहीं है, तो बाहर का खाना खाते ही नहीं है। तीसरा, जैसे पानी वगैरह घर में हमारी दादी वगैरह वो बताते हैं कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे, तो पानी वगैरह हम ज़्यादा पीते हैं चलने की, उससे हमारे को ज़्यादा घर वालों की नॉलेज से ठीक है। बाकी वर्कआउट वगैरह जिम जाते थे, पहले जिम जाते थे और फिर जिम पढ़ाई करके कम हो गया, तो फिर अब घर में वर्कआउट वगैरह करते हैं। आज का यूथ हम देखते हैं जंक फूड की तरफ कुछ ज़्यादा उनका रुझान है, तो किस प्रकार अब जंक फूड से हम दूर रह सकते हैं और घर का खाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे तो जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जंक फूड पहले नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर मोड़ पे एक चाइनीज़ स्टॉल होगा ही होगा। सब चाइनीज़ की तरफ कुछ ज़्यादा भाग रहे हैं। पहले ऐसा था कि जब नया नया था तो हमें भी शौक था कि खाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि अब हर आदमी बाहर सबसे पहले चाइनीज़ ही ढूंढता है। वो खाना नहीं पूछता है, सबसे पहले पूछता है चाइनीज़ मिलेगा, चाइनीज़ मिलेगा। लेकिन अब हमारे खुद के जो हमारा शुद्ध खाना है उसको कोई नहीं पूछ रहा है। ये इसका कारण ये है कि लोग बाहर के कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, बाहर के खाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। खुद का शुद्ध खाना है जो घर का, उसको खाने के लिए सब्जियां तो कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि घर में कोई सब्जी बनी हो तो सब मैगी की तरफ ही जाएंगे कि मैगी खा लेते हैं। तो अब यही है कि लोग बाहर के खाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यही हो सकता है, अब यही कह सकते हैं कि घर का खाना खाए, सबसे अच्छा तो हेल्दी तो वही है, कम से कम फिटनेस उसी की वजह से। अदरवाइज़ बाहर का खाना तो
जितना खाओ उतना ही। हम देखते हैं हिमाचल में लोग बड़े परिश्रमी होते हैं और बहुत काम करते हैं, खेतों में उनका ज़्यादा टाइम व्यतीत होता है, लेकिन फिर भी आज देखने को मिलता है कि डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियां आज हिमाचल में भी अपने पैर पसार रही है। तो इसका क्या कारण आपको लगता है और क्या इसके लिए हम सॉल्यूशन देख सकते हैं? मैम ज़्यादातर खेती में पहले पहले खेती होती थी, लोग शुद्ध खेती करते थे। अब लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, लोग ज़्यादा स्प्रे वगैरह यूज़ कर रहे हैं। मतलब एग्रीकल्चर पहले जैसा नहीं है। पहले ऐसे होता था कि लोग पानी, नेचुरल बारिश हो रही है, इन चीज़ों पे खाद के लिए गोबर वगैरह खुद अपने लिए उससे कर रहे थे, बाहर से कुछ नहीं खरीदते थे। बीज वगैरह होता था वो भी खुद से करते थे। लेकिन अब लोग हर चीज़ बाहर से खरीदते हैं, अपना घर का किसी के पास कुछ नहीं है। खेती करने के लिए बोलते कि किसान है, लेकिन हर चीज़ सरकार दे रही है, दवाइयाँ सारी वो, तो उससे खाना वैसा नहीं है। अब ये जो बीमारियाँ है, कौन सा ये पहले होती थी, पहले लोग चलते थे, अब लोग कम चलते हैं। लेकिन ये जो सारा ये इन्हीं से दवाइयाँ करके है। अब जब हम दवाइयाँ ही खेतों में डाल रहे तो पैदा भी दवाइयाँ ही होगी, तो इस करके वो बॉडी को नहीं सूट करती। जैसे हम देखते हैं, हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके पैकेट पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, लेकिन जो हमारी सब्जियां होती हैं खुले बाज़ार में बिकती हैं, उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, उसकी कोई चेकिंग नहीं होती है कि इसमें कितने पेस्टिसाइड है, कितने इंसेक्टिसाइड है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सरकार को किस प्रकार से स्टेप्स उठाने चाहिए? ये मैम जैसे पहले गवर्नमेंट ही किसानों को इसके लिए मदद कर रही है। किसानों को खेती के लिए सरकार बहुत मदद कर रही है। इसको आगे आने के लिए बढ़ावा भी सरकार ही दे रही है। तो जब जो चीज़ किसान तैयार करके मार्केट में लेके आ रहा है, वो सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसे चेक करे, ताकि लोग जो खा रहे हैं उन्हें पता हो कि वो किस तरह बना है, किस तरह मार्केट में पहुंचा है। इसमें सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी किसान तो अपने से अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ भी यूज़ कर लेगा, वो उसके लिए नहीं है वो, क्योंकि वो खुद की सब्जियां तब खाएगा अगर वो लगाए कि हाँ पता है, उसे पता है कि ये कितना साइड इफेक्ट कितना क्या है, वो इस पर ध्यान ही नहीं देगा। ये सरकार का बनता है कि सरकार जब कुछ चीज़ मार्केट में लेके आ रही है तो वो उस पर ध्यान दे कि ये कैसे बनी है, कैसे आई है मार्केट में, और इसको उगाने में किसान ने कितने बाहर के पदार्थ यूज़ किए हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं? मैम वैसे तो मैं हाउस मेकर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, तो मतलब हेल्थ के लिए हाँ इतना ज़रूर है कि मैं थोड़ा बहुत ध्यान रखती हूँ अपना, जैसे खाने पीने का। सुबह उठ के पानी के साथ गर्म पानी से कुछ ना कुछ लेना है। पर हाँ इतना कि हाउस मेकर होने के साथ इतना मुझे योगा का टाइम नहीं लगता। पर ये कि वॉक कर लेती हूँ कभी वीक में 2-3 बार ही जाके। बाकी मैम आपको पता है घर में अंदर कितने काम होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो टाइम भी नहीं लगता, बच्चों के साथ काम में बिज़ी होते हैं, तो इस करके। वैसे देखो मैं तो बोलूँ आजकल के ज़माने में जब पूरी उम्र भर के लिए आपको फिट रहना है तो योगा तो करना ही चाहिए। वॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल कितनी बीमारियां हो रही है, तो अगर आदमी अभी ध्यान नहीं रखेगा फिर वो उस टाइम करता है जब उसको बीमारी लग जाती है, तो तब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। देखो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। पहले ही अगर वो कॉन्शियस रहे इस चीज़ में, इस मामले में, तो वो अपने आप को उम्र भर के लिए फिट रख सकता है। तो हमें खान पान का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे खानों में इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है और बहुत सारी मिलावटें देखने को मिलती है, तो किस प्रकार हम अपने खान पान का ध्यान रखें? एक्चुअली जब हम 30 से अप हो जाते हैं तो हमारे को ऑयली चीज़ें और ये फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हाँ ये है कि अब हर चीज़ में केमिकल है, तो हमारे को जीना तब उसी के साथ पड़ेगा। लेकिन ये है कि हाँ हम ये जो फास्ट फूड है, शुगर हो गया ज़्यादा, इस तरीके की चीज़ों को हमारे को अवॉइड करना पड़ेगा, सॉल्ट, ऑयल, शुगर वगैरह। बाकी हमारे को अब जीना तो केमिकल के साथ ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक चीज़ें तो बहुत ही रेयर हो गई है। लेकिन ये है कि हाँ साथ साथ हमारे को ये है कि योगा वगैरह, एक्सरसाइज, वॉक, ये चीज़ें भी सब लोगों ने छोड़ दी है। सब व्हीकल्स का ही भरोसे जी रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा वॉक, स्ट्रेचिंग वगैरह, घर पे एक्सरसाइज करें। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी हिमाचल में भी पैर पसार रही है, तो आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को कि वो किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं? एक्चुअली हम अपर से आते हैं, तो पहाड़ में ज़्यादातर ये पाया गया है, हम लोग इधर के ना
काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो हेल्थ के लिए हम थोड़ा सा भी अगर फीवर हो जाए तो अपनी खुद की एंटीबायोटिक ले लेंगे। इस वजह से क्या हो जाता है कि हम अपने लिए ना मतलब रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं। तो ये सबसे पहले नेसेसरी है कि हम अपना रूटीन चेकअप कराए, साल का कराए, 6 मंथ के बाद कराए। इस वजह से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम इसके लिए बहुत केयरलेस है। आज भारत में, हिमाचल में ये बड़ी बड़ी बीमारियों का चलन क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? सबसे बड़ी बात तो कि लोगों का जो खान पान है वो बिल्कुल ही पहले से विपरीत हो गया है। लोगों में खाने में ना कोई फिजिकली वर्क नहीं कोई करता, बाहर जाते नहीं है। पहले लोग सब्जी वब्जी लेने के लिए जाते थे, कोई खाने के लिए कुछ लेने जाते थे। अब सारा ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे हैं। शॉपिंग करने कोई नहीं जाता, ऑर्डर सारे घर पे आते हैं। तो लोगों में क्या जी खाने की इसमें कोई वॉकिंग, किसी का जो सुबह रहता था किसी छोटे मोटे सामान लेने के माने 1-2 किलोमीटर आदमी चलता था, अब वो बिल्कुल जीरो हो गया है। अब आदमी सिर्फ बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से किचन, इतने तक ही सीमित रह गया है। बाकी लोगों के अंदर जो बीमारियां होने के कारण, बाकी जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे सब्जियां आ रही है उसमें वो मेडिसिन वगैरह जो डली होती हैं और इंसेक्टिसाइड वगैरह डलती है, और साथ में जो खाने का स्प्रे बहुत ज़्यादा होती है। और लोगों में मतलब कि जो प्रॉपर हमारा फूड था पहले, जो मतलब कि अपर, खासकर हमारे अपर एरिया में, वो तो बहुत ज़्यादा मक्का था और गेहूँ था, ज्वार था, इस तरह के। अब इसमें कोई नहीं रहा। मैक्सिमम जो शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं तो सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर तक सीमित रह गए हैं। तो उसमें मतलब कि आप क्या हेल्थ, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? जब तक आपके हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर फूड नहीं होगा, प्रॉपर फ्रूट्स नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी लोगों को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा कि पहले निकलना, सड़कों पे निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर निकलना पड़ेगा, और अपना खान पान का जो स्टाइल है वो बदलना पड़ेगा। मैन ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो सिर्फ टीवी पे अपने या टीवी देखेंगे या मोबाइल, दोनों चल रहे हैं और लेटे हुए हैं। खाना भी बेड पे ही खा रहे हैं। मेरे ख्याल हाथ भी कोई, मेरे ख्याल मैक्सिमम लोग नहीं धोते हैं, और वहीं से अपना जो भी चल रहा है बेड से चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है। बाहर तो लोग अब आज की डेट है मेरे हिसाब से मजबूरी में ही जाते हैं मेरे ख्याल से। जी, डॉक्टरी सलाह की माने तो लगभग 10,000 जो कदम है हमें दिन भर चलना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है या हम साइकिल का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? सबसे बड़ी बात है लोगों में एक कॉम्प्लेक्स इस तरह का आ गया है कि लोग पैदल चलना अपनी ना समझते हैं इंसल्ट कि भाई मैं पैदल चल रहा हूँ तो लोग पता नहीं सोचेंगे ये पैदल जा रहा है, देखो इसके पास गाड़ी है, ये पेट्रोल बचा रहा हो। लेकिन लोगों में जब तक लोग आदमी चले गए नहीं, अपने हेल्थ को प्रॉपर वर्किंग नहीं कर, उस पर नहीं लाएंगे, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि लोगों में जो एक भावना है इस तरह की आ गई है कि नहीं बस हमने घर पे, हम तो वीआईपी, हमारे डोर पे बेल बज के पिज़्ज़ा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, और आपके ऑनलाइन सारी डिमांड्स है वो सारी पूरी हो रही हैं। तो लोगों में जब तक इस थोड़ा इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। खान पीन में तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे है कि लोग जो प्रॉपर जो फूड है वो तो सब छोड़ चुके हैं। अब तो सारा जो भी चल रहा है बस इंग्लिश स्टाइल ही चल रहा है, जो भी आपको मालूम ही है उस बारे में। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अपना एक तो खान पान का तरीका बदलें, और एक चलने में एक 10,000 कदम तो किसी को बोलोगे आप तो ही विल बी शॉक्ड या शी विल बी, ठीक है। तो इसके लिए उनको थोड़ा ये इंस्पायर करना पड़ेगा कि थोड़ा चलिए। अब अगर थोड़े बहुत चलेंगे तो थोड़ा बॉडी को भी थोड़ा कुछ ना कुछ आपको डाइजेशन पावर आपकी बढ़ेगी, जो आपकी दूसरी बीमारी आपको नहीं लगेगी। लेकिन लोगों में ऐसी भावना अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी बेटर। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष भी कहा जाने लगा है, तो ऐसे में मोटे अनाज का हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है? देखो, मोटे अनाज का तो सबको पता है, जो मक्का पहले गेहूँ अगर 10 रुपये मिलता था तो मक्का 2 रुपये मिलता था। अब लोगों ने उसको अपनी जब लाइफ से निकाल दिया, अब वो इतना लोगों ने बेचना बंद कर दिया। मोटा अनाज सबसे बड़ी बात है कि सारा मोटा अनाज आप पूरा ही नहीं कर सकते। और अगर लोगों के अंदर इस मोटे अनाज के बारे में मैं कहूँगा कि मोटे अनाज से आपका जो फाइबर वगैरह जो है सब इन्हीं से तो मिलता है। हम क्या खाते हैं? हम एक गेहूँ और चावल, राइस, बस उसको छोड़ के कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन बाजरा है, ज्वार है और मकई है, अगर इसको मोटे रागी है, इन चीज़ों को अगर अपने लाइफ में मतलब हम यूज़ करेंगे। अब लोगों ने तो ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये तो जो आटे को मिक्सचर करके आपको देता है जी, ये वो आटा, ऑर्गेनिक आटा, वो आटा है तो सारी चीज़ें ही हैं। लेकिन लोगों में अगर खुद अपना ये सिस्टम थोड़ा बदलने का, पुराने इस पे आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। मेरा कहने का ये तात्पर्य है। तो अगर हम अपने जो पुराने संस्कार हैं उनकी तरफ वापस जाएंगे तो ज़रूर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएंगे। पूरा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पुराने संस्कारों का अगर हम 10% भी यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल हमारी जो लाइफ है
थोड़ी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन लोगों में ऐसे नहीं है, कुछ लोगों में अब जागरूकता आ रही है, इस बारे में काफ़ी जागरूक हो रहे हैं लोग, हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं। लेकिन लोगों में थोड़ा ये जो कॉम्प्लेक्स आ गया लोगों के अंदर एक ना, कि मैं अगर बाहर से पिज़्ज़ा मंगाऊँ या वो मंगाऊँ तो लगेगा कि मैं डोंट माइंड इसके बारे में, लेकिन ये हो चुका है। लेकिन बच्चों में फिर लोगों ने सबसे बड़ी बात क्या कि अब पेरेंट्स भी एक तरफ से ऐसे हो गए हैं, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा, उसको मोबाइल दे के उसको खिला रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं। लेकिन खान पान में जैसे मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कि जब तक बच्चे को भूख नहीं लगेगी नहीं खाएगा, जब उसको रहने दिया जाए, अभी नहीं खाएगा थोड़ी देरी में खाया, तब नहीं खाएगा थोड़ी देरी में खा लेगा। लेकिन नहीं, अपना फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बस उसको मोबाइल पे, उसी से बच्चे को जब आप 1 साल से 1.5 साल से ये शिक्षा देंगे तो मेरे ख्याल से मैं नहीं सोचता कि आगे कोई बच्चों में कोई ऐसे कोई ज़्यादा बेटर कोई होगा, चेंज होगा। लेकिन बच्चों में ये खुद भी एक जागरूकता अभियान मेरे ख्याल से स्कूलों में भी चलने चाहिए, ये मोटे अनाज के बारे में, और इवन कि टीचर तक को कहना चाहिए कि इस दिन में मोटे अनाज का सबके पास ब्रेकफास्ट है, जो लंच आता है वो कंपलसरी है। अगर ऐसी चीज़ें हो तो मेरे ख्याल से एक ऐड हो सकता है, अदरवाइज तो वही पिज़्ज़ा आता रहेगा, चिप्स आते रहेंगे, चॉकलेट्स आते रहेंगे। अगर हम पीडीएस सिस्टम में जो हम डिपो के द्वारा जो हम अनाज लोगों को दे रहे हैं, अगर उसमें मोटा अनाज को हम शामिल कर दें तो इसका कितना लाभ हो सकता है? इसका लाभ हो सकता है, पर मेरे हिसाब से पता इसमें क्या है, आप मोटा अनाज अगर शामिल करोगे वो तो अच्छी बात है, पर सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक चीज़ है कि जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, डिपो में आप सस्ता मिलेगा, और लोगों ने फिर गाय भैंस को ही खिलाना है। तो जब तक लोगों में जागरूकता पहले पैदा नहीं की जाएगी बच्चों के अंदर, इवन कि उनके ब्रेकफास्ट में खाना, ये तो कंपल्सन पेरेंट्स की तरफ से जब होगी ना, थोड़े अपनी जिम्मेदारी को पेरेंट्स समझे, अगर तभी इन चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो अगर आप डिपो में दे दें, मैंने गेहूँ मिलता है, कोई नहीं खाता वो उसको बिल्कुल। अदरवाइज़ अगर उसी गेहूँ को, इवन कि मैं तो आज भी कहता हूँ जो डिपो का आटा है उससे बेस्ट कोई आटा नहीं है, उसमें इतना वो रहता है, चोकर रहता है, सारे उसमें कोई निकालते नहीं, उसको कोई भी चीज़ निकालते हैं वो, कभी भी उसको मैं आपको भी कहूँ कभी खा के देखिए, आपका 2 दिन में सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन बाहर से वाइट खाना है जी, आशीर्वाद का आटा है, रिफाइंड आटा खाना है, तो इसमें थोड़ा ये मोटे जो उसको अनाज को है, ये मेरे हिसाब से तो अगर इसमें कोई कंपल्सन ऐसी स्कूल से हो जाए, पेरेंट्स थोड़ी इसमें इनिशिएटिव करे, चलो थोड़े लेटर स्टेज थोड़ा उसमें डिपो में आना भी शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल से फिर इसको कर सकते हैं, बन सकती है। बाकी कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कहीं स्टॉल्स लगाए जाए, कोई जागरूकता अभियान चलाया जाए, पंचायत लेवल में कुछ हो, तब ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब हर एक इंसान, सबसे बड़ी बात पता क्या है, आज की डेट में क्या हो गया, मोटे अनाज लोगों की रीच से बाहर होने शुरू हो गए हैं। जो पहले मकई 10-15 रुपये किलो या दूसरी चीज़ें कई 80 रुपये को मिल रहा है, कोई 90 मिल रहा है, कोई 100 रुपये मिल रहा है, तो लोगों में ऐसे चट। हाँ, डिपो में मेरे ख्याल ये जो आपने कहा है, अगर उसमें थोड़े ठीक रेट में मिलेगा तो लोग लेंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है लोग नहीं लेंगे, पर जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप किस तरह अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं, किस प्रकार अपने को एक्टिव रखती हैं? एक्टिव रखने के लिए या हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो खाना इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर एक डाइट लो, और सेकेंडली यही होता है कि आपका जो सेकंड आता है मेंटल इलनेस, मतलब मूड फ्रेश रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सोना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर जब आप प्रॉपरली सोगे नहीं तो फिर कहीं ना कहीं डे आपका इतना मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और थर्ड वन जो मुझे लगता है, कहीं ना कहीं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें की जाए तो लाइफ में बहुत ज़्यादा हम आगे तक जा सकते हैं, मुझे यही तो लगता है। तो योगा का कितना रोल रह सकता है हमें हमारी लाइफ में एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हमारा मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा का कितना रोल आप मानती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक्सरसाइज ही है, और योगा आजकल कहीं ना कहीं फेमस बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए एक जो मेन रीज़न है वो बाबा रामदेव जी ही हैं। बट थर्ड वन ये होता है, कहीं ना कहीं लोग मतलब बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। अगर आप जब उसको खुद पे आप मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो चीज़ इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। बट हाँ, मेंटल इलनेस के लिए भी योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई अदर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक फिज़िकली कोई भी वो है, या कोई किसी भी तरह की कोई मतलब बीमारी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है ये चीज़। हम आजकल यूथ को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, वो बहुत मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, उसे बहुत तनाव आजकल महसूस हो रहा है, तो इसमें योगा स्पोर्ट्स का क्या रोल है? मेन रोल तो आई थिंक सबकी देखो लाइफ अलग होती है, एक कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए अगर ये बेनिफिशियरी है तो उसके लिए वो बेनिफिशियरी नहीं होगा। बट हाँ, योगा आप एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो प्रॉपरली, कोई भी आप जैसे रस्सी टप्पा हो गया या कुछ भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज का ही पार्ट है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी लेते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आप करते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं आप योगा करो, क्योंकि कहीं मतलब जो लोगों का होता है ना बहुत बिजी टाइट स्केड्यूल होता है, तो टाइम भी नहीं मिल पाता। हाँ, 5 to 10 मिनट्स ही होता है कि आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, अगर टाइम है तो योगा के लिए दें, और बाकी अप टू मतलब पीपल ही होता है कि वो क्या और किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं अपनी लाइफ की। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता है कि योगा करने के लिए, हम टाइम कैसे निकालें, टाइम बहुत ही क्रूशियल हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो किस प्रकार हम अपना टाइम निकालें, क्योंकि हमारा सुबह से देखते हैं हम बच्चे चले जाते हैं स्कूल, फिर शाम को ट्यूशन्स के बाद बहुत लेट घर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार हम उन्हें कैसे स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि आप योगा भी कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए? कहीं ना कहीं अब सबसे मेन चीज़ जो है कि आप ये कहते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये एक एक्सक्यूज़ होता है। अगर आप एक प्रॉपरली और डिसिप्लिन्ड आप तरीके से अगर टाइम टेबल आप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फॉलोअप पे भी लेना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अवेयरनेस। अब जैसे आप बोल रहे थे कि कैसे लोगों को हम ये बताएं, अवेयरनेस आप कैंपेन चला सकते हो स्कूल में या इंस्टीट्यूट में जाके, मतलब कहीं ना कहीं उनको कैंपेन चला के उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह से वैसे ही फिर अप्लाई करेंगे सभी, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी किसी भी फील्ड का कोई भी एम्प्लॉई है। तो कहीं ना कहीं जब हम कैंपेनिंग करेंगे या मतलब मीडिया के थ्रू और नेशनली या फिर स्टेट लेवल पे जब हम मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे कैंपेनिंग होगी, तो लोग कहीं ना कहीं अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में, तो तभी हम कर पाएंगे ये चीज़। अदरवाइज जी देखिए, वैसे तो काफ़ी सारी, सबसे ज़्यादा जो आपका मेन रीज़न है वो तो आपके ड्रग्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं ले रहे हैं आजकल के बच्चे, क्योंकि वो अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके, और वो काफ़ी छोटी एज में इन चीज़ों में मतलब इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को बहुत ही छोटी एज में, और उनको मे बी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, चाहे कोई भी है, और वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस एज में वो है एडोलेसेंस में, वो सुनना प्रेफर नहीं करते हैं दूसरों की। तो वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ऐसा बन गया है अभी के टाइम पे कि जो हमारी एयर है वो भी पॉल्यूटेड है, वाटर भी पॉल्यूटेड है, आपका फूड, आप कोई भी फूड उठा के देख लो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपका केमिकल यूज़ नहीं होता। इवन आप फार्मिंग करते हो, फार्मिंग में भी आप स्प्रे का यूज़ करते हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो वो आपका क्या है, उससे आपकी डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ है वो सारी उसी से तो बन रही है, और वो सबसे बड़ा कारण है शायद। जी, तो हम देखने को मिलता है जैसे जो हमारी टोबैको या सिगरेट की पैकेजिंग है उसमें 85% सरकार ने भी बोला है कि उसमें वार्निंग जो सिग्नल है वो आपको देना होगा। ये इतनी बड़ा लिखा होता है कि कैंसर होता है टोबैको खाने से, सिगरेट से, फिर भी क्यों हमारा यूथ, क्यों हमारी जनरेशन आज इन सब चीज़ों की तरफ जा रही है? मे बी मेरे को ये लगता है कि जो बच्चे हैं वो इसको थोड़ा इस वे में लेते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी इससे ज़्यादा डेवलप हो रही है। जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि अगर हम ये ऐसा करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो इसको एक अच्छे वे में लेते हैं। उनको ये नहीं पता वो उनकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, और उनको ये दिखाना है कि हम तो ऐसा कर रहे हैं, वो कूल डूड वाला कि हम तो करेंगे तो हम कूल डूड दिखेंगे। तो वो चीज़ है, और आप चाहे जितना मर्जी करवा दो, प्रिंट कर दो, अगर आप में अंदर से वो चीज़ नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप नहीं उस चीज़ को छोड़ोगे। और पहले तो बच्चे शौक में, कई बार उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो उस चीज़ में चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता, उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं होती है, पर जब वो चले जाते हैं तो उनके लिए फिर वो एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है उस चीज़ से बाहर निकलना। हाँ जी। तो इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगी, क्या रेमेडी आप प्रेफर करेंगी कि लोगों को ये करना चाहिए, इस चीज़ को लेके योगा करना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? क्या आप प्रेफर करती हैं, लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए? मुझे लगता है योगा में भी उनको अपने आप को थोड़ा सा, उनको योगा भी करना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को थोड़ा सा इंडल्ज करेंगे तो उनका मतलब उस चीज़ से माइंड हट के किसी और चीज़ में लगेगा, और उनका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। अगर वो मतलब उनका बॉडी भी अपने आप में कहीं ना कहीं ठीक रहेगी, फ्रेश रहेंगे, और उनका माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा। और उसके अलावा मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस एंड ऑल इंक्रीज़ कर देने चाहिए, और वार्निंग से मेरे को नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आज तक इतनी वार्निंग्स दे दी है। इवन कनाडा ने, उन्होंने तो मतलब जो सिगरेट्स के पैकेट, हमने तो पैकेट्स पे लिखवाया होता है कि डेंजरस है, पर उन्होंने जो हर एक सिगरेट है उस पर लिखवाया हुआ है पर्टिकुलरली कि ये डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए, पर स्टिल तब भी लोग करते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक द मैन वेल्दी एंड वाइज। अगर हमें कैंसर जैसी समस्या से बचना है तो हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने होंगे। हमें सुबह जल्दी उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। आधे घंटे की धूप लेना आवश्यक है। हमें चलने फिरने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें सुबह उठकर योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और अच्छा खान पान रखना चाहिए, और जंक फूड से तो दूर ही रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को अपनाकर हम कैंसर जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।